तो आज हम बात करने वाले हैं नासिक में हुई एक जबरदस्त रेड के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड की नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट और ऑनलाइन गेमिंग की धुंधली दुनिया के एक ऐसे खतरनाक गठजोड़ की है जिसके तार बहुत दूर तक जुड़े हो सकते हैं। चलिए समझते हैं ये पूरा मामला। जरा इस रकम पर गौर कीजिए। 2434 करोड़ रुपए। जी हां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी इतनी बड़ी रकम की जांच कर रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसे घोटाले का स्केल है जो हैरान कर देने वाला है। देखिए, ये कोई टिपिकल फाइनेंशियल फ्रॉड का केस नहीं है। जरा सोचिए, रियल एस्टेट का काला पैसा ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के जरिए सफेद किया जा रहा था। यही हाईटेक तरीका इस मामले को इतना अलग और गंभीर बना देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईडी के इस बड़ी रेड के बारे में। ये एक बहुत ही प्लान्ड ऑपरेशन था। ये रेड्स एक साथ कई जगहों पर हुई। मुंबई और नासिक की टीमों ने मिलकर गंगापुर रोड पर बिल्डर ऑफिसेज, महात्मा नगर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और गोविंद नगर के डेवलपर्स पर एक साथ धावा बोला। मतलब मकसद साफ था, इस पूरे नेटवर्क को एक ही बार में तोड़ना। और सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारियों ने 1 दर्जन से ज्यादा बैंक लॉकर सील कर दिए हैं। अब इन लॉकर्स के अंदर क्या राज दफन है, ये तो इस जांच की दिशा तय करेगा। और देखिए, बात सिर्फ डिजिटल मनी की नहीं थी। शुरुआती अंदाजे के हिसाब से रेड में करीब 5 से 7 करोड़ रुपए कैश और गहने भी जब्त हुए हैं। इससे ये तो साफ है कि लेन-देन हर लेवल पर चल रहा था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये 2400 करोड़ रुपए का ट्रेल, आखिर ये पैसा आया कहां से और गया कहां? आगे बढ़ने से पहले फटाफट समझ लेते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो ये काले धन को लीगल दिखाने का तरीका है, जैसे गंदे पानी को फिल्टर करके साफ करना। और इस केस में इल्जाम यही है। तो मेन इल्जाम ये है कि घर खरीदने वालों और बैंकों से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के नाम पर पैसा तो लिया गया, लेकिन उसे कंस्ट्रक्शन में लगाने के बजाय कहीं और ही घुमा दिया गया। और ये पैसा घुमाया कैसे गया? जवाब है शेल कंपनियों के जरिए। ये बस कागजों पर बनी कंपनियां होती हैं जिनका असल में कोई काम धाम नहीं होता। इनका बस एक ही मकसद होता है, पैसे को इतनी बार घुमाना कि उसका असली सोर्स पता ही न चल पाए। अब कहानी में आता है एक जबरदस्त हाई टेक ट्विस्ट। ये वो मोड़ है जहां रियल एस्टेट का क्राइम टेक्नोलॉजी की दुनिया से मिलता है। और पता है, इस पूरे खेल में ड्रीम 11 और जंगली रमी जैसे जाने पहचाने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ। ये दिखाता है कि क्रिमिनल्स अब कितने एडवांस तरीके अपना रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता था, जरा वो समझिए। सबसे पहले रियल एस्टेट से ब्लैक मनी इकट्ठा किया जाता था, फिर उसे शेल कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क से घुमाया जाता था। इसके बाद उस पैसे को हजारों छोटे छोटे गेमिंग वॉलेट्स में डाल दिया जाता था और फाइनली उसे जीती हुई रकम बताकर बैंक से निकाल लेते थे। बस हो गया काला धन सफेद। तो सवाल यह है कि इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल है। चलिए देखते हैं कि जांच के दायरे में कौन कौन से बड़े नाम हैं। इस पूरे नेटवर्क में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। कथित मास्टरमाइंड आनंद कुमार जैन से लेकर शहर के 2 बड़े बिल्डर, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट और यहां तक कि एक पूर्व नगर सेवक भी शक के घेरे में है। मतलब ये एक बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट लग रहा है। देखिए, जब इतनी बड़ी कार्रवाई होती है तो उसका असर सिर्फ कानूनी नहीं होता, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक भी होता है। और यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इस इतने बड़े घोटाले के तार राजनीति से भी जुड़े हैं? जो आरोप लग रहे हैं उनके मुताबिक जांच के दायरे में आए एक बिल्डर का कनेक्शन उत्तर महाराष्ट्र के एक बड़े नेता से बताया जा रहा है। शक ये भी है कि इन प्रोजेक्ट्स में नेता का बेनामी पैसा लगा था और हो सकता है कि ये सारा पैसा आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए इकट्ठा किया जा रहा हो। हाँ, यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है कि ये सब फिलहाल सिर्फ आरोप हैं। ईडी ने अभी तक ऑफिशियली किसी भी राजनेता का नाम नहीं लिया है। हम सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं जो सोर्सेज में मौजूद है। इस पूरी कार्रवाई का असर ये हुआ है कि नासिक के रियल एस्टेट मार्केट में एक तरह की खलबली मच गई है। इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, उन्हें अपने पैसे की चिंता सता रही है। तो अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि अब इस जांच का अगला कदम क्या होगा। तो ये पूरा केस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत चल रहा है, जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए एक बहुत ही सख्त कानून माना जाता है। आगे का रास्ता काफी हद तक साफ है। सबसे पहले संदिग्धों को पूछताछ के लिए समन भेजे जाएंगे, फिर ईडी ऑफिस में उनसे सवालों जवाब होंगे। अगर सबूत मिलते हैं तो और भी प्रॉपर्टीज जब्त हो सकती हैं, और अगर सबूत पुख्ता हुए तो गिरफ्तारियां होना भी लगभग तय है।
और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या नाशिक का ये मामला सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? क्या ये रियल एस्टेट और ऑनलाइन गेमिंग के बीच पनप रहे उस विशाल और खतरनाक गठजोड़ की बस एक झलक है जो पर्दे के पीछे बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है?